हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। सभी लोग जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ जाएंगे और जितने लोग जुड़ गए हैं क्या करेंगे आज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज क्या हुआ था, कल हमारी क्लास छूट गई थी ना, जो हमारी प्रतिदिन क्लास होती है, तो कल एक क्लास हमारी छूट गई थी, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आज से हम क्या करेंगे, प्रतिदिन अपनी क्लासें जो है डेली चलेगी। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे थे इस क्लास में, हम क्लास 12th वालों के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें हम क्या कर रहे थे, पहला चैप्टर जो हमारा है बिलियन, जो सॉल्यूशन का है पहला चैप्टर, उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, पहला चैप्टर हम बिलियन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसमें, आज हम क्या दें, इसके जो है तीसरा या चौथा लेक्चर होगा। तो आज इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे इसके पहले हमने बिलियन देखा था, बिलियन के प्रकार देखे थे, इन सब के बारे में चर्चा की थी। लास्ट वाले लेक्चर में हमने नॉर्मलता के बारे में चर्चा की थी ना। किसके बारे में? नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक, तो इसका जो हमने फार्मूला जो निकाला था, जो सूत्र हमने ज्ञात किया था, इसका जो सूत्र होता है नॉर्मलता क्या होता है, n इक्वल टू जी अपान में अणुभार इंटू बैलेंसी फैक्टर बटे में क्या था, लीटर आयतन में, या आयतन लीटर में। ठीक, क्या था, आयतन लीटर में था। इसको हमने क्या किया था, निकाला था। यानी नॉर्मलता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जी बटे में अणु सूत्र इंटू बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं, संयोजी कारक कहते हैं। ठीक, बटे में क्या था, आयतन लीटर में। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नॉर्मलता पर हम एक छोटा सा प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन को हल करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे अपना जो है हमारा जो नया टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 0.63 ओक्जेलिक अम्ल, क्या है 0.63 ग्राम ओक्जेलिक अम्ल को 100 क्यूब सेंटीमीटर जल में घोला जाता है, या घोल कर विलयन बनाया जाता है। तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता ज्ञात करें। ठीक, क्या है हमारे पास प्रश्न कि जो है 0.36 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को क्या किया जा रहा है, 100 क्यूब सेंटीमीटर जल में क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। ठीक, मिलाया जा रहा है, मिलाकर एक घोल यानी विलयन बनाया जाए, घोल बनाकर या घोल कर विलयन बनाया जा रहा है। क्या है, घोल कर विलयन बनाया जाता है। तो नॉर्मलता ज्ञात करें। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसके हम नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। इसका जो सूत्र होता है नॉर्मलता, n बराबर क्या होता है, जी बटे में अणुभार सभी को पता है ना, ये तो सबको पता है, आयतन लीटर में। ठीक, अब देखिए इस सूत्र पे हम रखेंगे। अब देखिए जी बटे में अणुभार क्या है, मोल है। क्या है, जी बटे में अणुभार, मोल बराबर क्या होता है, जी बटे में अणुभार। अब देखिए अणुभार, यहाँ जी जो है, पहले हम अणुभार की चर्चा करेंगे। अणुभार क्या है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल है। क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है, एसिड होता है, उसको हम किससे लिखते हैं, इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है COOH पूरे का होल ट्वाइस 2H2O। यही होता है, सबको पता है ना कि जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो क्या होता है, COOH होल ट्वाइस, फिर क्या है इंटू 2H2O। ठीक, यहां तक सबको पता है ना। अब देखिए इसका जो हम क्या करते हैं, अणुभार निकालते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 है। क्या है, कार्बन की संख्या 1 है ना। जब कार्बन की संख्या 1 है तब एक कार्बन का होता है 12 अणुभार,
एक कार्बन का अणुभार 12 होता है। यहाँ पर 2 कार्बन है, एक तो ये है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 12 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि 12 इंटू 2 हो जाएगा ना, 12 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन का जो होता है 1 का 16 होता है। क्या होता है, 1 का 16 और 1 का 16। हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 1 ही होता है। ठीक, अब देखिए 16 एक यहाँ 16 यहाँ, इन दोनों क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 16 दूनी 32 या 16 दूनी 32 कर लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए 16 दूनी 32 है और 32 दूना कितना होता है 64 होता है ना। आप वैसे भी करेंगे जैसे 16 इसका है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, और 32 को जब 32 एक और एक 32 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ इंटू में क्या लिख लेंगे हम 64, क्योंकि जो इस हमारे पास ये है 32 16 दूनी 16 16 क्या है 32 है, और 32 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, यह मान लीजिए 16 है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। ठीक, तो क्या करेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 ये हो जाएगा, और जब 32 32 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ है, यानी हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 1 होता है, और 2 यहाँ है, क्या हो जाएगा 2 इकन्नम 2, यहाँ ऐसे हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या है इंटू, आप देखिए तो H2 जो होता है इसका अणुभार H2O का होता है 18। ठीक, कितना होता है 18। अब देखिए जब 18 होता है तब इसको क्या करेंगे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यहाँ जल का लिख लेते हैं 36। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 में 64 ऐड करिए ना, 64 24 64 कितना है 64 32 36 6 38, 38 को जब करोगे 4 4 8 8 16 हो जाएगा। ठीक, 2 और यहाँ 1 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 4 6 4 10 तो 12 126, कितना आ गया 126। क्या आ गया, जो जी का मान आ गया, सॉरी जो अणुभार आ गया ऑक्जेलिक अम्ल का वो क्या आ गया 126। यहाँ तक बात समझ में आई कि जो अणुभार आ गया ऑक्जेलिक अम्ल का वो कितना आ गया 126 ग्राम। ठीक, कितना आ गया 126। अब देखिए जब n बराबर यहाँ हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या है g का मान जो है 0.36 है। क्या है g का मान 0.63 ग्राम है, बटे में क्या है g का मान कितना, अणुभार कितना है 126। ठीक, इंटू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बैलेंसी फैक्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बैलेंसी फैक्टर की, और बैलेंसी फैक्टर हम जल का नहीं निकालेंगे, H2O का नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ ऑक्जेलिक अम्ल का ही निकालेंगे। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का, COOH और COOH। आप इसमें देखोगे कितने हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, और ये जो एसिड है अम्ल जो है वो हाइड्रोजन को ही त्यागता है, जिसने उसके पास हाइड्रोजन होंगे उसको क्या करेगा स्थानीकृत कर देगा, यानी त्याग देगा। ठीक, जब यहाँ 2 निकाल दिया तो इसके पास जो संयोजी कारक बना वो 2 बना, संयोजी कारक की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 2। ठीक, अब देखिए आयतन लीटर में दिया है, यहाँ पर क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसकी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो कितना होता है 1 ml, 1 मिलीलीटर होता है। ये बात समझ में आई कि 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो मान होता है उसका हम ज्ञात करेंगे, तो 1 अगर सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 1 ml के बराबर होता है। अगर यहीं पर 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तब कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा ना। जब 100 ml हो जाएगा इसको हम क्या करेंगे लीटर में जब चेंज करेंगे तो कितने से भाग करेंगे 1000 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 1000 से भागा करेंगे। तब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आयतन है कितना है मान लीजिए 100 ml, क्या है 100 ml। ठीक, इसको अगर लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुणा करें भागा करेंगे 1000 से। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई सबके कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए
यहाँ पर हम जो 0.63 लिखे हैं इसका मतलब है औद्योगिक अम्ल जो ग्राम में था, ठीक। और जो नीचे 126 हमने लिखा है, औद्योगिक अम्ल का क्या किया है, अणु भार ज्ञात किया है हमने। औद्योगिक अणु का अणु भार हमने ज्ञात किया है ऑक्जेलिक एसिड का जो 126 आया है। ये जो 2 लिखा है हमने, 2 यहाँ पर हमने बैलेंसी फैक्टर निकाला है। अम्ल में क्या होता है, जितने हाइड्रोजन को त्यागता है उतने बैलेंसी फैक्टर बनते हैं, संयोजी कारक। नीचे क्या है, हमने जो सेंटीमीटर जल लिया था क्यूब में उसको हमने निकाला। अब इसको जब हल करेंगे, अब तब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। यहाँ इस दशमलव से कट के नीचे क्या हो गया, 2 जीरो उतर गया। हुआ ऐसा? यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए जब यहां तक बात समझ में आई तो 63 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 126। इतना होगा कि नहीं होगा? होगा ना, 126। अब देखिए 126 क्या करेंगे हम, 126 से काट देंगे, नीचे बचेगा 100। अब देखिए आगे जब n बराबर हम ज्ञात करेंगे तो ऊपर क्या बचा, 10, नीचे बचा 100। यहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है ना, ऊपर बचा 10, नीचे बटा 100, बचा कितना, 100। जब इसको हम 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 0.1। क्या हो जाएगा, 0.1 n। नॉर्मलता जो हो जाएगी 0.1 n, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि हमने नॉर्मलता कैसे ज्ञात की है। 0.3663 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 100 क्यूब सेंटीमीटर जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो नॉर्मलता ज्ञात करें, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो आप नोट करिए, ठीक। आप नोट करिए, हम थोड़ा हट जाते हैं, ठीक। नोट कर रहे हो? नोट करिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, आगे का जो टॉपिक है हमारा। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा ना? चलिए हटाएं नोट। मैं आशा करता हूं सब लोग नोट कर लिए होंगे। हटा रहे हैं, ठीक। देखिए थोड़ा जोर तो लगेगा भाई, केमिस्ट्री है, पढ़ने में थोड़ा जोर लगेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अपना माइंड का प्रयोग करेंगे तो आप समझ में आएगा, क्योंकि इससे आसान और सरल भाषा हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमें साइंस क्या है, रसायन विज्ञान पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, उसको सीखना है कि कहाँ किस चीज को कैसे यूज किया जाएगा, कौन सा प्रयोग कब करना है, ठीक। हमें क्या करना है, उस पर रटना नहीं है, उसको हमें सीखना है, ठीक। हमको क्या करना है, सीखना है। तब देखिए अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, विलेय और विलेयता की। क्या बात करेंगे हम, विलेय और विलेयता की। विलेय और विलेयता, विलेय और विलेयता की बात करेंगे, ठीक। विलेय और विलेयता की बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, विलयन तो हमने पहले भी पढ़ा है, विलयन के भी प्रकार पढ़े हैं, ठीक। अच्छा वो सॉरी, यहाँ विलयन होगा, ठीक। यहाँ विलयन होगा, विलयन, ठीक। विलयन और विलेयता की। विलयन तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, विलेयता भी पढ़ा, लेकिन इसको हम देखेंगे कि जो विलयन है ठोसों का द्रव के साथ विलयन देखेंगे, ठीक। और ठोसों का गैसों का द्रव के साथ विलयन देखेंगे, ठोसों का द्रव के साथ देखेंगे, और क्या है, द्रवों का द्रव के साथ विलयन देखेंगे, ठीक। द्रवों का द्रव में विलयन कैसे होगा, या ठोसों का द्रव में विलयन कैसे होगा, या फिर गैसों का द्रव में विलयन कैसे होगा, ठीक। इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। इसको क्या करेंगे हम, जो विलयन है इसको हम 3 पार्ट में देखने वाले हैं। इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। विलेयता मत लगाइएगा, सिर्फ विलयन है, ठीक। इसको ऐसे। अब देखिए विलयन को हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट क्या होने वाला है, पहला भाग जो होने वाला है क्या है कि गैसों का द्रव में विलयन कैसे होता है। जो गैस होती है, द्रव जो लिक्विड पदार्थ होता है उसमें कैसे मिक्स होती है, ठीक। क्या होता है, द्रवों का या गैसों का, पहले गैसों का देखेंगे, गैसों का द्रव में विलयन, इसी को क्या कहते हैं, हेनरी का नियम भी कहते हैं। हेनरी का नियम, ठीक। जो 1803 के लगभग आसपास
दिया गया था। हेनरी का नियम इसे ही कहते हैं। किसको कहते हैं? गैसों का जो द्रव में विलयन होता है उसे हेनरी का नियम कहते हैं, जो कि हेनरी साहब ने 1803 के लगभग अपना नियम प्रस्तुत किया था। दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे हम? ठोसों का द्रव में विलयन हम इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद किसकी चर्चा करेंगे? जो लास्ट में हमारा होगा वो द्रवों का द्रव में ही विलयन देखेंगे। क्या देखेंगे? द्रवों का द्रव में विलयन की चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि द्रवों का द्रव में विलयन, द्रवों का लिख लीजिए यहां, द्रवों का द्रव में विलयन, जिसे राउल्ट का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम इसे कहते हैं। ठीक, द्रवों का द्रव में विलयन राउल्ट का नियम, और इस तरफ गैसों का जो द्रव में विलयन होगा वो क्या होगा? हेनरी का नियम होगा। ठीक, हम इन सब तीनों की चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर जो विलयता आ गई है, किसकी बात आ गई है? विलयता की। तो हम विलयता को देख लेते हैं कि विलयता है क्या है विलयता है क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं। विलयता का मतलब होता है घोल बनाना। क्या होता है? विलयता का मतलब होता है घोल बनाना। जैसे आप नमक पानी का घोल बनाते हैं ना, चीनी पानी का घोल बनाते हैं, तो क्या है, एक दूसरे क्या करते हैं? विलय करते हैं ना, कि विलय यानी क्या करते हैं? मिला देते हैं, विलयन बना देते हैं ना, विलयता उसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, अब इस बीकर में क्या करेंगे? हम यहां तक पानी भर देते हैं। ये क्या है? पानी। ठीक, अब देखिए ये बर्तन है जिसे हम बीकर कहते हैं। अब इसमें हमने क्या किया? पानी की मात्रा को इसमें डाल दिया है, पानी डाल दिया है। अब इसको हमें क्या करना है? घोल बनाना है। तो इसमें हम क्या डालेंगे? ये पानी है, और इसमें जब हम नमक डालते हैं, मान लीजिए नमक, तब नमक की बूंदे क्या होती हैं? मान लीजिए हम नमक की बूंदे को ऐसे लिखते हैं, इससे ये क्या है? नमक है। ठीक, पहली स्थिति में क्या होता है? विलयन कम बनता है। देखिए ये नमक हो गया। अब इसको जब इसको हम क्या करेंगे? घोलेंगे, तो क्या होगा? नमक की जो मात्रा है वो पानी में घुलती चली जाएगी ना। तो मान लीजिए जैसे हम दूसरा बीकर लेते हैं, ऐसे इस बीकर में क्या करते हैं हम? यहां तक पानी है। ठीक, ये क्या है? ये पानी है। इस बीकर में हमने पानी रख दिया, और जो हमारे पास नमक है उसकी कुछ ही बूंदें बची हैं इधर उधर। ठीक, ये क्या है? नमक है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें नमक की मात्रा अधिक है। ये जो नमक है इसकी मात्रा क्या है? मात्रा अधिक है कि नहीं है? नमक की मात्रा इसमें अधिक है, लेकिन इसमें अधिक नहीं है। इसमें सिर्फ 2 3 4 5 ही हैं। ठीक, इसमें क्या है? 4 ही हैं। अब देखेंगे इसमें ये जो हुई घोल बनाने का, जो विलयन बनाने की जो स्थिति हुई, ये प्रथम स्थिति यानी फर्स्ट स्थिति हुई। सेकेंड स्थिति ये हुई। ठीक, क्या हो गई? सेकेंड स्थिति ये हो गई। पहले वाले में देखिए मात्रा नमक की अधिक थी, लेकिन सेकेंड वाले में क्या हुआ? नमक की मात्रा कम रह गई है। ठीक, तो विलयन क्या है? एक दूसरे में क्या होता है? जब मिल जाता है विलयता, इसमें विलयता क्या होगा? नमक होगा, क्योंकि नमक घुल रहा है ना, नमक मिल रहा है ना कि पानी मिल रहा है। ठीक, यहां तक बात समझ में? विलयता है क्या? एकदम आसान भाषा में। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े फिर। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो हम गैसों का द्रव में विलयन पढ़ें, ठोसों का द्रव में विलयन, या द्रवों का द्रव में विलयन। ठीक, यहां तक बात समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए यस, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, चलिए हटाएं इसको। चलिए हटा रहे हैं। ठीक, इसको ऐसे आपको समझाने के लिए बताए थे कि विलयता है क्या। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? गैसों का द्रव में विलयन ना। गैसों का विलयन में क्या देखेंगे? गैसों का द्रव में विलयन, जिसे हम हेनरी का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसमें देखेंगे सबसे प्रथम क्या देखेंगे? पहली बार क्या देखेंगे? इसके प्रभावित करने वाले कारक।
ठीक, क्या है, इसको हम सबको हटा दे रहे हैं, सबको ऐसे हटा दे रहे हैं, थोड़ा गोचा पाची ज्यादा हो गया था ना। अब देखिए क्या है, पहले हम क्या देखेंगे, गैसों का द्रव में विलयन, ठीक, जिसे हेनरी नियम भी कहते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसमें क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक, उसी क्या कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या देखेंगे हम, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। देखिए इसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या है, प्रभावित करने वाले कारक जो है मुख्यतः दो हैं। क्या है, गैसों का द्रव में विलयन को जो प्रभावित करते हैं वो दो कारक हैं। कौन कौन से हैं, पहला कारक तो है ताप, पहला कारक क्या है, ताप का प्रभाव, ताप, ठीक। दूसरा क्या है, दाब का प्रभाव। आप लोगों ने दोनों देखा होगा, ताप के भी बारे में सुना होगा और दाब के बारे में भी सुना होगा ना। तो इसमें क्या देखेंगे हम, ताप का प्रभाव, पहला क्या होगा इसमें, ताप का प्रभाव। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बोतल है, क्या है, हमारे पास एक बोतल है, बोतल तो सभी लोग ने देखा होगा ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, पानी व पीने की बोतल आती है ना, उसी बोतल की बात करें। हमारे पास मान लीजिए एक बोतल है, ठीक, ऐसे हमारे पास ऐसे एक बोतल है, ठीक। इस बोतल में हमने क्या किया है, पानी को इकट्ठा किया, किसको, पानी को। यहां तक मान लीजिए पानी है, ये पानी है, ठीक। अब इस पानी में क्या करते हैं हम, CO2 का विलय करते हैं। किसका विलय करते हैं, CO2 का, जो CO2 गैस होती है उसका हम क्या करते हैं, विलय करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, CO2 गैस डाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए जैसे CO2 गैस इसमें आई ऐसे, तो मान लीजिए क्या है, CO2 गैस है, ये जो ब्लैक पेन से हमने पेंट किया है ये CO2 गैस है, और जो रेड कलर से है वो क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। अब इसको क्या करेंगे हम, बोतल को मान लीजिए हमें गर्म करना है, हम इस बर्तन को, बीकर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक। जैसे हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्योंकि ताप का प्रभाव दिया है ना, तो हम ताप की ही बात करेंगे। ताप निकलेगा कहाँ, किसी चीज को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करने पर। देखिए इसमें क्या है, ये प्रथम स्थिति है, क्या है, प्रथम स्थिति, ठीक। इसमें क्या है, प्रथम स्थिति है, और इसमें क्या है, CO2 जो है पानी में मिल गया है, क्या हुआ है, पानी में मिल गया है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको गर्म करते हैं, हम मान लीजिए कि इसको क्या करते हैं, एक दूसरे बोतल में रखकर इसे गर्म कर रहे हैं, ठीक। ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा बोतल है और इसको हम गर्म करने के बाद बनाए, क्या करे हैं, यहां तक जो है ये पानी है, ये क्या है, पानी। जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस जो होती है उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, क्या आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। तब क्या होता है, CO2 गैस यहाँ ऊपर आ जाती है, क्या आ जाती है, CO2 गैस ऊपर आ जाती है गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक। गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, CO2 गैस ऊपर आ जाती है। यहां देखिए, यहां तो पानी में मिले था प्रथम स्थिति में, लेकिन दूसरी जो स्थिति बनी उसमें क्या हुआ, CO2 पानी को छोड़कर ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है, CO2 पानी को छोड़कर ऊपर जा रहा है। ये क्या हो गई आपकी द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति, ठीक। इस चित्र को देखकर क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि ताप के बढ़ने पर क्या होता है, ताप के बढ़ने पर किसी गैस के द्रव में विलेयता घटती है। विलेयता किसी भी गैस हो, कोई भी गैस हो, क्या होती है, उसकी विलेयता घटती है। यहां पर आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं, निष्कर्ष में लिख सकते हैं
कि किसी भी क्या है, किसी भी ताप के बढ़ने पर, अगर ताप आप बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर ताप आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ ताप नहीं दे रहे थे, यहाँ आने पर क्या किया आपने, ताप को गर्म कर दिया। जब गर्म कर दिया तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने पर क्या हुआ, CO2 ऊपर भागने लगा और पानी नीचे की तरफ। ठीक, तब इसमें क्या लिखेंगे, ताप पर, ताप को बढ़ाने पर किसी भी गैस का क्या है, गैस का ना, यही तो है कि गैस की द्रवों की विलयन क्या है, गैस की द्रवों की विलयन की विलयता घटती है। क्या होती है, द्रव की विलयता घटती है। ठीक, रेड वाला पेन दिख रहा है ना, विलयता क्या होती है, घटती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ताप को बढ़ाने पर किसी गैस की, द्रव की, किसी भी गैस की, कोई भी गैस होगी उसमें क्या होगा, दिख नहीं रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा होगा। चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि जो प्रभावित करने वाले कारक में जो ताप प्रभावित करता है कैसे करता है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो इसे आप नोट करिए तुरंत। नोट कर लिए, अगर नोट कर लिए हैं तो हटाएं, फिर सेकंड वाला देखते हैं, दाब जो प्रभावित करता है ना, दाब का प्रभाव की हम चर्चा करेंगे। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, जितनी चीजें बताई जा रही हैं दिमाग में तो बैठ रही हैं ना, दिमाग में बैठ तो रही हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा आप अलग एनर्जी का जोर लगाएंगे, आप थोड़ा सा भी, तो आपको आसानी से समझ में आने वाली है केमिस्ट्री। ठीक, कोई ज्यादा हुआ नहीं है, जितना लोग बताते हैं कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा है वैसा, पर कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप जोर लगाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम आसान भाषा में है। ठीक, हटा रहे हैं इसे। चलिए दूसरा हम क्या देखते हैं, इसमें प्रभावित करने वाले कारक में जो सेकंड होने वाला है वो सेकंड है हमारा दाब का प्रभाव। क्या है, दाब का प्रभाव। इसमें हम क्या देखेंगे, दाब के प्रभाव में क्या होता है, जैसे आप लोग प्रेशर, जैसे कुछ भी देखा, जैसे मान लीजिए आप एक बोतल में क्या लेते हो, मान लीजिए जैसे आप कुछ भी मान लीजिए एक बॉटल में ले लीजिए और उस बॉटल के आकार का एक प्रेशर लगाइए पिस्टन द्वारा। जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा, साइकिल में हवा भरने वाली पंप देखा है आप लोगों ने, साइकिल में हवा भरने वाली पंप देखा है, उसमें देखिए ऊपर जब हम नीचे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें क्या लगा होता है, वार्सल लगा होता है, पिस्टल के ना, पिस्टल की तरह एक वार्सल लगा होता है। उससे क्या होता है, छोटे आकार में वो दाब लगाता है। जब दाब लगाता है तो क्या होती है, गैस जो है बगल से पाइप से बाहर निकलती है ना, क्या होती है, बाहर निकलती है। तो उसी तरह इसमें भी देखेंगे कि दाब के प्रभाव को क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, ऐसे अगर आप एग्जाम्पल से ऐसे थोड़ा उदाहरण से देखोगे, क्रियाकलाप से देखोगे तो क्या होगा, बात समझ में आएगी। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास जल है, इतने में हमने क्या कर दिया है, जल भर दिया है, जिसे हम H2O कहते हैं, पानी। ये क्या है, पानी है। ठीक, अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, CO2 गैस को रख दिया है, CO2 गैस, ये क्या है, CO2 गैस। ठीक, अब क्या करेंगे, इस पर एक हम प्रेस डालेंगे, क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक प्रेशर द्वारा कुछ ऐसा पिस्टन है जो पूरे आकार को ऐसे घेर लेता है। ठीक, ऐसे। अब क्या करेंगे, पहली वाली स्थिति में क्या है, पिस्टल है, पिस्टल से क्या करते हैं, एक सेकेंड, क्या है, पिस्टल, इस पिस्टल से क्या करते हैं, हम दबाव डालते हैं, क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। ये जो पिस्टल है क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, दाब डाल रहा है ना, दाब डाल रहा है। ये जो दाब डाल रहा है, यहाँ पर जो पिस्टन लगा है पूरे आकार को घेर रखा है। अब देखिए पहली स्थिति में तो ऐसे हो गई। ठीक, क्या हुआ, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा क्या करेगा, गतिज ऊर्जा देगा, गतिज ऊर्जा देगा। गतिज ऊर्जा का मतलब है नीचे की तरफ दबाव डालेगा।
क्या करेगा, दबाव डालेगा, CO2 के जो कण होंगे उसको क्या करेगा, मिक्स करने की कोशिश करेगा ना, क्या करेगा, मिक्स करने की कोशिश करेगा। तो इसी को हम जब अगले बीकर में देखते हैं तो ऐसे मान लीजिए हमारे पास बीकर है, ठीक, इस बीकर में हमने क्या किया है, यहां तक पानी है, ये सब पानी है, ठीक, क्या है, पानी। इसके ऊपर हमने क्या किया था, CO2 को भी मिलाया था ना, ये बीच बीच में क्या हो गए, CO2 आ गए, ठीक। और हमने क्या किया है, हाइड्रोलिक से यहां से क्या किया है, प्रेस किया है, यानी दबाया है। जो हम पिस्टन से दबाव लगा रहे थे, दबाव डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे ना, इससे क्या कर रहे थे, पिस्टन से दबाव डाल रहे थे। तो क्या हुआ, इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। जब गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई तो ये CO2 के कण क्या हो गए, पानी में मिक्स हो गए। भाई किसी चीज को आप कुछ चीज जो है, मान लीजिए जैसे आप एक बर्तन लीजिए, उसमें मान लीजिए नीचे पानी रख दीजिए, ऊपर मान लीजिए बर्फ के टुकड़े को आप रख दीजिए, या मान लीजिए कोई खाने पीने की वस्तुओं को रख दीजिए, और ऊपर से क्या करिए, एक ऐसा उसी क्षेत्र के उसी आकार का एक ऐसा वस्तु लीजिए जिस पर वो दबाव डाल सके। उसको जैसे आप दबाव नीचे की तरफ डालते हो, क्या होता है, मिक्स हो जाता है ना। जैसे आप चटनी बनाते हो ना, पत्थर की जो सिल आती है उस पर आप चटनी बनाते हो, तो उसको क्या करते हो, नीचे की तरफ जैसे दबाते हो मिक्स होता जाता है ना। उसी तरह इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम दबाव डाल रहे हैं तो मिक्स होता जा रहा है। जबकि यहाँ दबाव नहीं डाल रहे थे तो यहाँ मिक्स नहीं हो रहा था, यहाँ गतिज ऊर्जा हमने लगाने की कोशिश नहीं की थी। पर यहाँ जब हमने गतिज ऊर्जा लगाई, क्या लगाई हमने, इन सब पर गतिज ऊर्जा। जैसे गतिज ऊर्जा हमने लगाई वैसे क्या हुआ, CO2 पानी में मिक्स होना शुरू हो गया, ठीक, क्या हो गया, मिक्स होना शुरू हो गया। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा कि किसी भी क्या करें, गैसों या किसी दबाव लगाने पर क्या होता है, किसी भी वस्तु पर या बोतल में दबाव लगाने पर क्या होता है, विलेयता बढ़ती है। क्या होती है, दबाव लगाने पर या दाब डालने पर दाब डालने पर क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। देखिए बढ़ती है। पिछले वाले जो ताप का प्रभाव था उसमें क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, विलेयता घट रही थी। ताप में क्या हो रहा था, हम विलेयता घट रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रही है, विलेयता बढ़ रही है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो CO2 गैस है उसको क्या कर रहा है, प्रेस के माध्यम से दबाव डालकर पिस्टन से क्या कर रहा है, पानी के साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई है तो इसको नोट करिए आप लोग, ठीक, नोट करिए। उसके बाद हम अगला टॉपिक अपना देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। यहां तक बात समझ में आई सबको? किसी कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक। लेकिन और एक चीज, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट क्यों नहीं करते हो भाई? कमेंट आपके लिए ही है, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करिए, ठीक। चलिए हटाएं, हटा रहे हैं, ठीक। अब इसी में देखते हैं जो क्या है, गैसों का द्रव में विलयन। इसी को क्या कहते हैं, हेनरी नियम कहते हैं। दाब का जो प्रभाव होता है, हेनरी नियम, क्या कहते हैं, हेनरी नियम। दाब का प्रभाव जो था इसी को क्या कहते हैं, हेनरी नियम। हेनरी का नियम, ठीक। हेनरी का नियम देखेंगे। हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी भी, क्या करता है, किसी भी द्रव में गैस की विलेयता क्या करती है, दाब पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, या दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। क्या करती है, किसी भी, आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी द्रव के में क्या है, द्रव में गैसों की विलेयता दाब क्या कर रही है, किसी भी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। विलेयता दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है।
क्या करती है, व्यक्त करती है। ठीक, क्या करती है, व्यक्त करती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता दाब पर व्यक्त करती है या विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। यहां पर लगा लीजिए। ठीक, पर दाब थोड़ा लिखने में सही हो जाएगा, फिर दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। अब देखिए क्या कर रहा है, जो हेनरी का नियम है क्या करता है, किसी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। इसको क्या देखते हैं, देखिए हेनरी का जो नियम आया था वो 1803 के लगभग आया था। ठीक, 1803 में आया था। इसमें क्या कह रहा है कि दाब जो होता है वो क्या है, दाब जो है वो किसके प्रभाव को व्यक्त करता है, गैस की द्रव की। ठीक, अब देखिए जैसे हमारे पास दाब क्या है, प्रेशर, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, P प्रोपोर्शनल क्या होगा, जैसे दाब बढ़ता है, दाब जैसे बढ़ा वैसे विलेयता बढ़ी। सिंपल सी बात है कि जैसे दाब बढ़ा वैसे विलेयता बढ़ी। क्या बढ़ी, विलेयता बढ़ी। और विलेयता को हम मोल प्रभाज से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां प्रेशर बढ़ा, ये क्या है, दाब है। ठीक, जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे विलेयता भी बढ़ी। क्या बढ़ी, विलेयता, जिसको हम क्या करते हैं, मोल प्रभाज से प्रदर्शित करते हैं। यक्स का मतलब होता है मोल प्रभाज। ठीक, इसको हम यक्स बराबर क्या लिखते हैं, मोल प्रभाज। ठीक, जिसे हम क्या करते हैं, यन अपान अणुभार से निकालते हैं। ठीक, भार। यहां तक बात समझ में आई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, जैसे P ऐसे, P प्रोपोर्शनल यक्स का मतलब है कि अगर P बढ़ेगा, P प्रोपोर्शनल यक्स का मतलब है कि अगर P बढ़ेगा तो यक्स भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, यक्स भी बढ़ेगा। अगर यक्स घटेगा तो P भी घटेगा, P घटेगा तो यक्स घटेगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, इस पे डिब्बा बना लीजिए। और इसको P प्रोपोर्शनल हम कैसे लिखते हैं, KH यक्स। ठीक, यहां जो यक्स ऐसे करिए, यक्स, यहां जो KH है इसको क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। हेनरी को हम KH से प्रदर्शित करते हैं, या हेनरी स्थिरांक। यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, KH को हेनरी स्थिरांक कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। यहां तक बात समझ में आई कि KH को क्या कहते हैं हम, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। आपके बुक में ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा भी मिल सकता है। कुछ ऐसे प्रकाशन हैं जिसमें आपको यहाँ तक मिल जाएगा और कुछ में ऐसे यहाँ तक। इसको आप डिब्बे में ऐसे बंद कर लीजिए। ठीक, इसको आप ऐसे डिब्बे में बंद कर लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक, अब देखिए हम क्या आप चर्चा करेंगे कि जो इसमें हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक क्या है, KH। ये क्या है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, इसकी चर्चा हम कल करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर जो टॉपिक इसमें ना समझ में आया करे उसको क्या करें,